नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे साइकिल से तेज हाथी इसलिए नहीं रहे साथी, क्योंकि 5 साल बाद एसपी और बीएसपी के बीच गठबंधन टूटने की वजह सामने आ चुकी है। वहीं बात होगी मंगेश का एनकाउंटर क्यों सियासी गदर, जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे अखिलेश के एनकाउंटर थ्योरी को पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं बात होगी एजेंडा विशेष योगी वर्सेस अखिलेश, क्योंकि एक बार फिर से अखिलेश के बयान पर नया विवाद छिड़ गया है। साथ ही बात होगी चंद्रशेखर की रणनीति किसके लिए चुनौती, क्योंकि दलित वोट बैंक की चाह रखने वालों को चंद्रशेखर की रैली जरूर देखनी चाहिए। वहीं बात करेंगे गणपति पूजन से किसे कष्ट, लेकिन सबसे पहले बात गठबंधन में टूट। यूपी की सियासत में पिछले 5 साल से जो सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है, आज उसका जवाब मिल चुका है। सवाल है, आखिर क्या मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ा? आखिर बीएसपी और मायावती पार्टी के रास्ते अलग अलग कैसे हो गए? आज हम इसी सवाल का जवाब उस बुकलेट से निकालेंगे जो चुनावी प्रचार के लिए मायावती ने जारी किए हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस पर अखिलेश यादव ने कहा क्या है। लेकिन पहले ये आपको बता देते हैं कि मायावती ने दावा क्या किया है। दरअसल उन्होंने गठबंधन टूटने के पीछे की वजह अखिलेश यादव को ही बता दिया है। मायावती के मुताबिक 2019 में समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीट बीएसपी को मिली, एसपी को 5 तो बीएसपी को 10 सीटों पर जीत मिली। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी को कम सीट मिलने का मलाल था। फिर अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया और बीएसपी नेताओं को अखिलेश ने इग्नोर करना शुरू कर दिया और इसीलिए बीएसपी और एसपी का गठबंधन टूटा। ये बात बीएसपी की तरफ से जारी बुकलेट में कही गई है। अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि इस आरोप पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है। दो 2019 में जिस गठबंधन के दम पर मायावती की झोली में 10 सीटें आई, जिस गठबंधन के दम पर बीएसपी के हाथी ने सपा की साइकिल से तेज दौड़ लगाई, उस गठबंधन के टूटने का दर्द किताबों में अंगारे बनकर छलक रहे हैं। मायावती अखिलेश से गठबंधन तोड़ने की वजह बता रही हैं और 59 पन्नों की बुकलेट में एक एक तस्वीर साफ कर रही हैं। मायावती ने दावा किया कि 2019 में सपा सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी, जबकि बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी। इसलिए अखिलेश ने फोन उठाना बंद कर दिया था। अखिलेश यादव बीएसपी नेताओं को इग्नोर करने लगे थे, इसलिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटा। गठबंधन टूटने के 5 साल बाद जो आरोप मायावती की तरफ से समाजवादी पार्टी पर लगाए गए, उस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और बताया कैसे वो मायावती से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे गठबंधन तोड़ने की नींव पड़ी। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मायावती ने 5 साल तक गठबंधन टूटने का राज क्यों छिपाया? आखिर क्यों अखिलेश यादव ने गठबंधन टूटने की वजह जानने की कोशिश नहीं की? क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह दलित वोट बैंक है? दलित का नेतृत्व कभी सपाई मानसिकता में है ही नहीं। ये आदरणीय अखिलेश जी नहीं, ये सपाई सोच का परिणाम है। सपाई सोच ही दलित विरोधी है। उन्होंने, अगर आपको याद हो, समाजवादी पार्टी ने दलित वर्ग का जो प्रमोशन था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था और जो पता चीफ इंजीनियर था वो जेई बन गया था। अखिलेश जी के समय तो बना था, मुख्यमंत्री थे। तो ये दलित विरोधी जो कृत्य था उसको आज जब बीजेपी सरकार में आई तो उसने ठीक किया। खैर, मायावती यूपी उपचुनाव से पहले अपने वोटर्स के लिए हर वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रही हैं जिससे कोर वोट बैंक को मजबूत किया जा सके, क्योंकि अकेले दम पर लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो बीएसपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और वहीं सुल्तानपुर में डकैती से एनकाउंटर तक हर सवाल के जवाब लेकर यूपी पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कह दिया, पुलिस जाति या किसी अन्य फैक्टर को देखकर काम नहीं करती है। पुलिस का जवाब तब आया जबकि अखिलेश यादव ने मंगेश के एनकाउंटर को हत्या का नाम दिया और साथ ही उन्होंने वो आंकड़े भी जारी कर दिए जिसमें पीडीए परिवार के लोगों का एनकाउंटर हुआ है। अखिलेश यादव का आरोप है कि मंगेश यादव की हत्या हुई है। इस पर पुलिस ने कहा मंगेश यादव मुठभेड़ में मारा गया है। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंगेश को पुलिस घर से ले गई और फिर उसे मार दिया गया, जिस पर पुलिस ने कहा कि मंगेश यादव घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि जाति देखकर मंगेश को मारा गया, जिस पर जवाब दिया गया कि पुलिस भेदभाव नहीं करती है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। तारीख 28 अगस्त 2024, जगह सुल्तानपुर। वारदात 2 करोड़ से ज्यादा की लूट। एक्शन मुठभेड़ में मारा गया डकैत मंगेश यादव। पुलिस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं और जहां भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या आपकी नजर इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। अब उत्तर प्रदेश में अपराध पर नहीं बल्कि सियासत एनकाउंटर पर हो रही है। 5 सितंबर को डकैत का एनकाउंटर हुआ, लेकिन एक हफ्ते बाद भी अखिलेश यादव मंगेश के एनकाउंटर में जाति का एंगल ढूंढकर सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं मंगेश पुलिस मुठभेड़ में नहीं मारा गया बल्कि उसकी हत्या हुई है। जब मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। अखिलेश यादव न सिर्फ डकैत मंगेश को बेकसूर बता रहे हैं बल्कि ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ पीडीए के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। इसको लेकर उन्होंने आंकड़े भी जारी किए। एनकाउंटर पर अखिलेश का दावा है बीजेपी सरकार में 207 एनकाउंटर हुए, सबसे ज्यादा पीडीए के लोगों का एनकाउंटर हुआ। 125 एनकाउंटर पीडीए के लोगों के किए गए। यूपी में 40 एनकाउंटर अन्य वर्ग के हुए। 42 ऐसे आरोपियों का एनकाउंटर जिसका डेटा नहीं। अब अखिलेश यादव के इस आरोप पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन मानने का काम करती है। ये पहला मैं वाकया देख रहा हूं या पहला स्टेट देख रहा हूं जहां पर समाजवादी पार्टी जिस व्यक्ति के यहां अपराध हुआ है उस ज्वेलर्स के समर्थन में एक भी सेंटेंस समाजवादी पार्टी के मुखिया समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। यानी अखिलेश यादव न सिर्फ अपराधी मंगेश को शरीफ, सज्जन और मासूम बता रहे हैं बल्कि उसके एनकाउंटर में जाति और पीडीए का एंगल ढूंढकर बीजेपी पर हमलावर है। तो क्या अब अपराधियों का एनकाउंटर जाति पूछकर होगा या फिर सियासत क्राइम पर नहीं बल्कि अपराधियों पर होगी? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको मंगेश एनकाउंटर केस में परिवार और पुलिस का वर्जन भी बताते हैं। दरअसल परिवार का कहना है कि मंगेश पहले भी अपराध में शामिल रह चुका है और 2-3 बार जेल भी जा चुका है। वहीं यूपी पुलिस का कहना है कि वारदात को अंजाम देने के वक्त मंगेश भी गैंग में शामिल था, जिसका वीडियो भी जारी कर दिया गया है। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव? प्रिंस यादव। क्या लगती है मंगेश के? उनकी बहन है। मंगेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर। अच्छा।
वो खा के मार के हंसा है। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। 3 लोगों ने ही गाड़ी का इंतजाम किया था, जो पुष्पेंद्र और डब्लू का था। जिस समूह ने घटना को किया, यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे, वो दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है, जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटना स्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे, ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सके। तो एक तरफ मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। सीएम योगी भी इशारों में अखिलेश यादव को जवाब दे चुके हैं और बता चुके हैं कि कैसे विपक्षी नेता अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जिन्होंने नारा दिया कि हमारा 0 टॉलरेंस है करप्शन के लिए, क्या यही 0 टॉलरेंस है इनकी कि अपने लोगों को और माला माल बना दें? क्योंकि भोली वाली जनता को यह नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी, लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है। इनके अपने एजेंडे बांटना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। समाज को बांटना, अराजकता की भट्टी में झोंकना, इसलिए एन केन प्रकारेण ये लोग समाज को विभाजन के कगार पर पहुंचाते हैं। और बात करते हैं उस जन सैलाब की जो कल दिल्ली में दिखा। राजनीति में नई लकीर खींच रहे चंद्रशेखर आजाद यूपी में इतिहास रचने के बाद अब दिल्ली में दम दिखा रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारी भीड़ जुटाने वाले चंद्रशेखर ने चुनावी राज्यों के लिए कई बड़े मुद्दे दे दिए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ जनगणना की बात कही, बल्कि निजी क्षेत्र में SC, ST और OBC को आरक्षण देने का मुद्दा भी उठाया। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। देश की राजनीति में नई लकीर खींच रहे चंद्रशेखर ने यूपी में इतिहास रचने के बाद हरियाणा में ताकत बढ़ाई और अब दिल्ली में दम दिखा रहे हैं। तो देश भर में जहां से सबसे बड़ी ताकत हमें मिली है, मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे हर एक आंदोलन में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहता है। धन के आधार पे, संख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश ने अपनी ताकत का एहसास पूरे देश को कराया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने रैली की। रैली के दौरान पूरा स्टेडियम खचाखच भीड़ से भरा हुआ नजर आया। इस रैली में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों से भी उनके समर्थक पहुंचे, जिसे संबोधित करते हुए उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग छेड़ दी। मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल कास्ट के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम की, जैन की, सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, तमाम उन लोगों की जिनको आज भारत में सम्मान की जिंदगी नहीं मिल पा रही। ये भीड़ चंद्रशेखर का हौसला बढ़ाने वाली है। जब वो स्टेज पर रॉकस्टार अंदाज में पहुंचे तो शानदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। भीड़ जुटाकर उन्होंने सियासी संकेत दे दिया है। कहा ऐसा भी जा रहा है कि उनकी नजर यूपी उपचुनाव के साथ ही दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी है, क्योंकि जो नारा कभी मायावती का हुआ करता था, जो नारा कभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देती थी, अब वही नारा
दलित वोट बैंक को साधने के लिए चंद्रशेखर लगा रहे हैं। जब तक जनगणना नहीं होगी तो ये नहीं पता लगेगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को कितनी उनकी आबादी और कितना सम्मान उनको मिल रहा है, कितनी हिस्सेदारी उनको मिल रही है। तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराए। राजनीति में नई लकीर खींच रहे चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली से वो डिमांड रख दी है जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, जाति जनगणना के साथ आर्थिक जनगणना करवाया जाए। ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण में 15% और बढ़ाया जाए। एससी के लिए 15% से अतिरिक्त 10% आरक्षण बढ़े। निजी क्षेत्र में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिले। सफाई कर्मी की नौकरी में ठेकेदारी की जगह पक्की नौकरी हो। चंद्रशेखर ने अपने इन मांगों के साथ ही चुनावी राज्यों के लिए नया मुद्दा दे दिया है, जिसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण और जाति जनगणना सबसे अहम है। यानी चंद्रशेखर आजाद अब यूपी से निकलकर देश की राजनीति में पूरी तरह से अपने विरोधियों को खुली चुनौती देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप फिर कह रहा हूँ, जातिगत जनगणना कराओ। अब तक विपक्ष देश के संवैधानिक संस्थाओं, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करता था। अब विपक्ष के निशाने पर सीजीआई भी आ गए हैं। वजह है एक वीडियो। इसी वीडियो की वजह से कल तक विपक्ष के लिए सीजीआई संविधान और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े प्रहरी थे। आज अचानक से उनकी निष्ठा और निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने गणेश पूजा के मौके पर जितने लोगों को न्योता दिया था उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। बस इसी वजह से कई लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाने का मौका मिल गया था। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे। तो प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। वह भी एक त्योहार है, यह भी एक त्योहार है। दोनों त्योहारों के बीच ये पार्थक्यता क्यों है? प्रधानमंत्री जी की आदत है कई बार बिना बुलाए चले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान चले गए तो हमें नहीं मालूम उन्हें यहाँ बुलाया गया, बिना बुलाए गए, किस किस को बुलाया गया। ये मानसिकता किस प्रकार की विकृत मानसिकता है? उद्धव सेना अब ये कह रही है गणेश पूजा से भी इनको समस्या है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नैतिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जो परंपराएं हैं देश में, उन परंपराओं को निभाया जाए तो बहुत से सवाल ऐसे हैं जिन सवालों से बचा जा सकता है। Politicize the Prime Minister's visit to the Chief Justice of India's home when he's going to take Ganpati Darshan, I think is a very low form of politics. जो संजय राउत उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है, ये गणपति का अपमान है, गणेश भक्तों का अपमान है। किसी के घर सम्मानपूर्वक जाना ये राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। इतनी छोटी सोच, घिनौनी सोच, इससे ऊपर आने का प्रयास है। पूजा पाठ में, शादी ब्याह में जाना ये बिल्कुल व्यक्तिगत है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। और कुछ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल जो सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट कर लाते हैं। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है। तो टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑन 3 A's, A फॉर अपराध, A फॉर अपीजमेंट एंड A फॉर एरोगेंस।